Hello dear students, welcome back to Hope Digital, the online platform of Hope Classes. अब तक हमने इक्विलिब्रियम में ये डिस्कस किया है, 3 केसेस हमने डिस्कस किए। पहला केस था इफ के इक्विलिब्रियम इज लेस देन 1, दैट इज बहुत ही छोटा अगर के इक्विलिब्रियम का वैल्यू होगा। उस वक्त हमने बताया था कि अगर छोटा वैल्यू है के इक्विलिब्रियम का, इसका मतलब रिएक्शन के आगे जाने की टेंडेंसी बहुत कम होगी या बैकवर्ड में आने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। उसमें हम कुछ केसेस हमने डिस्कस किए थे कि जहां पे हम एक्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दूसरा वाला केस हमने डिस्कस किया था इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी हाई, जैसे 10 पावर 5, 10 पावर 6, 10 पावर 10 की रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो उसमें हमें पता ये चला था कि रिएक्शन के आगे जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। इतनी ज्यादा होगी टेंडेंसी कि सारा का सारा रिएक्टेंट हमें एज्यूम करना है कि कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। उसके बाद रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में एज्यूम करना है। और अगर रिएक्शन के आगे जाने की टेंडेंसी बहुत हाई होगी, इसका मतलब बैकवर्ड में आने की टेंडेंसी बहुत कम होगी, वहां पे हम एक्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। यानी कि केस सेकंड को अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में समझूं तो केस सेकंड केस फर्स्ट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। और तीसरा केस हमने डिस्कस किया था कि अगर के इक्विलिब्रियम ना ज्यादा हायर होगा ना ज्यादा लोअर होगा, उस वक्त हमें क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर मैंने तीनों केसेस में शॉर्टकट बताए थे। केस थर्ड का शॉर्टकट मैंने ये बताया था कि अगर आप कोई एक्स का कोई वैल्यू ऐसा अज्यूम कर रहे हो जो कि एक्चुअल वैल्यू से कम है, तो दूसरा वाला जो एक्स का वैल्यू आ रहा था वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा आ रहा था। जैसे यहाँ मैंने कहा था कि अगर आप एक्स को 0 ले रहे हो जो कि एक्चुअल वैल्यू से कम है, तो 1 माइनस एक्स का वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा बनेगा, साइज दैट कि जो हमारे पास आंसर आएगा, एक्स का वैल्यू जो हमारे पास आंसर आएगा, दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्चुअल वैल्यू। तो बात फाइनली ये यहाँ पे कंक्लूड हुई थी कि अगर आप एक्चुअल वैल्यू से कम वाला वैल्यू ले रहे हो, आपका आंसर एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा वाला वैल्यू आ रहा है, साइज दैट कि आंसर कहीं ना कहीं एक्चुअल वैल्यू यानी कि कम वाले वैल्यू और ज्यादा वाले वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है। हमने 0 लिया था आंसर, हमने एज्यूम किया था लेट x इक्वल टू 0, उसके बाद हमारे पास जो x का वैल्यू आया था दैट इज 0.1। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो 0 और 0.1 के बीच में लाई कर रहा है, जो हमारा एक्चुअल आंसर था 0.095, दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0.1, है ना। 3 केसेस पे हमने क्वेश्चंस भी ऑलरेडी किए हुए हैं, हमने सारा डिस्कशन इस पे किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक का नाम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पहली बात आपको मोल कॉन्सेप्ट में मैंने पढ़ा के रखी है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है। थोड़ा सा यहां हम रिवाइज करेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हम पढ़ते क्या है, पढ़ते ये है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम डिनोट करते हैं अल्फा से। तो अल्फा का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्टेंट का ए मोल कन्वर्ट हो रहा है एक्स मोल में, एक्स मोल प्रोडक्ट दे रहा है, ए मोल रिएक्टेंट कन्वर्ट्स टू सम एक्स मोल प्रोडक्ट, है ना। तो 1 मोल के रेस्पेक्ट में, 1 मोल के रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बनेगा। तो अगर ए मोल से एक्स मोल बन रहा है, इसका मतलब 1 मोल से बनेगा x बाई ए। इसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है मोल कंसेप्ट में, फिर भी यहाँ पे हमारा एक टर्म आ रहा है। तो अगर ए मोल रिएक्टेंट से एक्स मोल प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब 1 मोल से बन रहा है x बाई ए। तो द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर मोल ऑफ द विद रिस्पेक्ट टू पर मोल ऑफ द 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। रिएक्टेंट के 1 मोल से प्रोडक्ट के कितने मोल बनेंगे, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आई कैन राइट इट एज अल्फा। इसका मतलब ये x बाई ए जो है ये अल्फा के बराबर, इसका मतलब ये x किसके बराबर, दैट विल बी ए अल्फा, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे ये x के टर्म्स में लिख सकता हूँ क्योंकि ये हमारा बहुत ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक है, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास 2 मोल से, मान लीजिए 2 मोल रिएक्टेंट से मान लीजिए 3 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब 1 मोल से बनेगा 3/2, दिस 3/2 विल बी कॉल्ड एज अल्फा, है ना। क्योंकि ये इतना प्रोडक्ट का जो इतना अमाउंट है वो बन रहा है बाई रिएक्टिंग 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाई रिएक्टिंग 1 मोल ऑफ, और वी कैन से बाई पर मोल ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने इस चैप्टर में भी थोड़ा सा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था कि अगर एक रिएक्शन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि रिएक्शन बहुत आगे चली हुई है, उसके बाद इक्विलिब्रियम आया हुआ है। किसी का अल्फा बहुत कम है, इसका मतलब थोड़ा ही रिएक्शन आगे जाके इक्विलिब्रियम पे यानी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है रिएक्शन, है ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही हमें बताएगा कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितना होता है, कितना रिएक्शन आगे चली है और कितना, ठीक है ना, बची है रिएक्शन। तो आज हम इसी अल्फा को इंट्रोड्यूस करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। जैसे अपने पास सपोज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कोई क्वेश्चन, मान लीजिए मैंने लिखा PCl5 कन्वर्ट्स टू PCl3, ये भी गैस है, और Cl2 ये भी गैस, है ना। ओके, तो यहां मैंने
इनिशियली अगर इसका ए मोल लिया हुआ है, इनिशियली रिएक्टेंट का मैंने यानी कि PCl5 का मैंने ए मोल लिया है, तो विद टाइम जैसे रिएक्शन आगे चलेगी तो रिएक्शन के अंदर होगा क्या, रिएक्टेंट्स का अमाउंट कम होने लगेगा, प्रोडक्ट्स का अमाउंट अपीयर होने लगेगा। तो मान लेते हैं ए में से एक्स अमाउंट कम हो रहा है, और यहाँ पहले मैं बात करूंगा इन टर्म्स ऑफ मोल्स, तो ए में से एक्स अगर घट रहा है तो यहाँ एक्स बना होगा और यहाँ भी एक्स बना होगा, और ये मैं लिख रहा हूं इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ मोल्स। ओके, इस x को मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो हमने यहां पे बात की थी, तो x का वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा, दैट विल बी a माइनस ए अल्फा। अगर a मोल पहले लिए थे रिएक्टेंट के, जो मैंने यहां भी बताया था कि अगर इफ a मोल ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्स टू गिव x मोल ऑफ प्रोडक्ट, सो a मोल से x बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा, x बाई a, इसका मतलब ये x किसके बराबर, a अल्फा। ओके, तो इसका मतलब x के बदले में मैं अल्फा a अल्फा लगा रहा हूं और यहाँ a अल्फा लगा रहा हूं। ये मैं लिख रहा हूं रिएक्शन, ये मैं लिख रहा हूं डेटा इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज अल्फा। ओके, और ये मैं सारा, ये दोनों के दोनों जो कंडीशंस है, ये हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पे आने के बाद। मतलब जैसे ही स्टेट ऑफ एक सिस्टम के अंदर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ चुका है, इन टर्म्स ऑफ मोल में इसको इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कंडीशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या इन टर्म्स ऑफ अल्फा में यहाँ ए अल्फा के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब मेरे पास अगर मुझे केसी फाइंड आउट करना हो, तो केसी कैसे फाइंड आउट करें, दैट इज मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और आई कैन राइट इट एज बोथ इन टर्म्स ऑफ मोल्स और इन टर्म्स ऑफ अल्फा। क्वेश्चन दोनों तरीकों से आपको आदत रखनी है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में डेटा क्या होगा, वो फिर आप अकॉर्डिंगली यूज कर पाएंगे। बट केसी का वैल्यू यहां देखा जाए तो प्रोडक्ट दैट इज ए अल्फा, और यहां कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज ए अल्फा बाई, इसको मैं लिख सकता हूं ए इंटू 1 माइनस अल्फा। इसको मैं ए को अगर मैं कॉमन ले रहा हूं यहां से, ओके, इस वाले पार्ट को मैं यहां से मैं ए को कॉमन ले सकता हूं, दैट इज 1 माइनस अल्फा, यहां बनेगा ये ए अल्फा और यहां भी ए अल्फा। ठीक है ना, सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूं। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा दैट इज ए अल्फा, और PCl3 और Cl2 की कंसंट्रेशन लिखा, और यहां मैं लिख सकता हूं a इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू 1/v। आप जानते हैं फॉर्मूला हमारे पास ये होती है, चाहे आप इन टर्म्स ऑफ मोल लिख दो, चाहे आप इन टर्म्स ऑफ अल्फा लिख दो, ये अल्फा असल में मोल्स ही है। दिस अल्फा ए अल्फा इज एक्चुअली x, दैट इज मोल्स। तो आप इन द फॉर्म ऑफ x लिख दो और इन द फॉर्म ऑफ अल्फा लिख दो, ये आपको क्वेश्चन खुद बताएगा क्या करना है। ठीक है ना, तो डेल्टा एनजी, आप जानते हैं डेल्टा एनजी इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी का वैल्यू तो आपको पता ही होगा, दैट इज 1, बिकॉज यहाँ गैसियस मोल्स 2 है और रिएक्टेंट 1 है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एनजी इज इक्वल टू प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स बट गैसियस, दैट इज 1, है ना, डेल्टा एनजी का वैल्यू 1। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको, a और a कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू a अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू 1/v, है ना। ये अपने पास फॉर्मूला आ गई किसकी, केसी की ऐसी फॉर्मूला आ गई है ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ केसी, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अगर मैं इसी के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट कर दूं, बट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर आई कैन राइट इट एज, वो हम यहां लिख सकते हैं। चलिए ये वाला अब मैं इरेज कर रहा हूं, क्योंकि इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा। मोल कॉन्सेप्ट में हमने इसको एज अ टॉपिक, इंडिविजुअल टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे केपी की इक्वेशन अगर लिख दूं, दैट केपी विल बी इक्वल टू केपी, देखिए केपी का वैल्यू कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू, दैट इज इसके मोल्स इन टर्म्स ऑफ अल्फा, प्रोडक्ट के मोल्स इन टर्म्स ऑफ अल्फा, दैट इज ए अल्फा इंटू ए अल्फा, और यहाँ आएगा ए इंटू 1 माइनस अल्फा, और यहां हमारे पास इक्वेशन में आ रहा था पी टोटल, टोटल प्रेशर डिवाइड बाय टोटल मोल्स। हमने इसको ब्रीफली एज अ टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। टोटल मोल्स कितने आएंगे इक्विलिब्रियम पे, देखिए इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स कितने आएंगे वो हम यहां पता करेंगे। टोटल मोल्स इन टर्म्स ऑफ अल्फा, दैट इज एक तो आएगा ए माइनस ए अल्फा, एक तो आएगा ए माइनस ए अल्फा जो कि PCl5 के मोल्स है, प्लस PCl3 के मोल्स है ए अल्फा, Cl2 के मोल्स भी है ए अल्फा, है ना। तो प्लस ए अल्फा और माइनस ए अल्फा कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब a प्लस ए अल्फा इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। आई कैन राइट इट एज a इंटू 1 प्लस अल्फा बाई टेकिंग a एज अ कॉन्स्टेंट है, a ना कॉमन, तो a इंटू 1 प्लस अल्फा, दिस इज a इंटू 1 प्लस अल्फा इज टोटल मोल्स, है ना, क्योंकि टोटल मोल्स PCl5 के a माइनस ए अल्फा था, PCl3 के a अल्फा था और Cl2 का a अल्फा था, तो टोटली हमारे पास मोल्स इतने आ गए। तो दिस विल बी इक्वल टू a इंटू 1 प्लस अल्फा। ये मैंने केपी और केसी की इक्वेशंस ऑलरेडी कराई हुई है। यहाँ पे आ रहा है हमारा डेल्टा एनजी जिसका वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये है कि
ये बन जाएगा ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई, यहां देखिए ये बन जाएगा a माइनस ए अल्फा, और आई कैन राइट इट एज a इंटू 1 माइनस अल्फा, यहां पी टी पावर 1 डिवाइड बाई, यहां बन जाएगा a इंटू 1 प्लस अल्फा, है ना। तो ये a स्क्वायर और यहाँ a और a कैंसिल हो जाएगा, और kp की इक्वेशन जो आएगी बच्चे दैट विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, देखिए यहाँ 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा, इट इज लाइक a माइनस बी इंटू a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर मल्टीपल बाई pt, दिस इज द इक्वेशन, kp की इक्वेशन ऐसी आ गई, है ना, क्लियर। तो यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट सा जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको मिलना चाहिए, दैट इज कि अगर हम kp की इक्वेशन कर रहे हैं और kc की इक्वेशन कर रहे हैं कुछ ऐसे वाली रिएक्शंस के लिए जिनका डेल्टा एनजी 1 आ रहा है, आप देखें कि इस kc वाली इक्वेशन में a भी आ रहा है, दैट मींस इनिशियल मोल्स आर डेफिनेटली नीडेड टू कैलकुलेट kc। देखिए अल्फा तो दोनों वाले केसेस में जरूरत पड़ेगा ही, हमें यहां भी हमें अल्फा की जरूरत पड़ेगी, यहां भी हमें अल्फा की जरूरत पड़ेगी, बट यहां अल्फा के अलावा एक्स्ट्रा टू दैट ऑफ अल्फा वी विल बी नीडेड a दैट इज मोल्स, इनिशियल मोल्स मस्ट बी गिवन। केसी की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ अल्फा अगर हमें करना हो तो हमें अल्फा तो दिया जाएगा, केपी में भी अल्फा दिया जाएगा, बट यहां इनिशियल मोल्स रिक्वायर है और यहां इनिशियल मोल्स की कहीं पे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट मींस यहां इस वाले केपी वाली इक्वेशन में जब एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है वो सिर्फ दो पैरामीटर्स आपको देगा, पहला पैरामीटर दैट इज अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जैसे कोई बता रहा है कि रिएक्शन 30% कंप्लीट हो रही है, दैट इज अल्फा का वैल्यू 0.3 आ रहा है। अब इसी तरह से आपको अल्फा का वैल्यू तो मिलेगा ही, साथ में पीटी का भी वैल्यू देगा, तो केपी को फाइंड आउट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ अल्फा यू डोंट नीड इनिशियल मोल्स, तो वी कैन राइट इट एज, नोट पॉइंट में हम लिख सकते हैं फॉर केसी, फॉर केपी इनिशियल मोल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, initial moles are not required, but to calculate Kc, लेकिन ये किसके साथ रिलेशन में जब है, फ्रॉम अल्फा, इनिशियल मोल्स आर रिक्वायर्ड डेफिनेटली, ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनिशियल मोल्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अल्फा से केसी निकालना हो, केसी कैलकुलेट करना हो तो इनिशियल मोल्स आपको नहीं चाहिए, इनिशियल मोल्स आपको चाहिए, बट के अल्फा से केपी निकालना हो तब आपको इनिशियल मोल्स की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो पहली बात तो हम ये समझ गए। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्वाइस HI गिव्स H2 प्लस I2, है ना, गैसियस है तीनों, ये भी गैसियस, फाइंड केपी एंड केसी। देखिए इसका पहली रिएक्शन, ये तो ऐसी रिएक्शन है जिसका डेल्टा एनजी तो 0 आ रहा है ना, डेल्टा एनजी तो 0 आ रहा है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट भी 2 है और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट भी 2 है ना। तो अगर इसमें से देखा जाए अल्फा की रिलेशन कैसे फाइंड आउट की जाए, ध्यान से सुनिए आप, यहां पे हम पता करें इन वाली रिएक्शंस का जिनका डेल्टा एनजी 0 है, इनमें केपी और केसी की इक्वेशन कैसे बनेगी। पहले हम अगर इन टर्म्स ऑफ अल्फा लिख दें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए हमने लिखा इसका ए मोल था, अब सोचिए इनिशियली इसका ए मोल था, इसका 0 मोल था और इसका 0, तो ए में से अगर x घट जाएगा यहां बनेगा x/2, इसका आपको ज्यादा ख्याल रखना है कि ये x/2 ही क्यों बन रहा है, बिकॉज इसके 2 मोल रिएक्ट करने से प्रोडक्ट का 1 मोल बन रहा है, तो इसके x मोल रिएक्ट करने पे खाली जो बनेगा दैट विल बी x/2, बिकॉज हर 2 मोल के रिएक्ट करने पे प्रोडक्ट का 1 मोल बनता है, इसका मतलब यहाँ x के रिएक्ट करने पे x/2 बनेगा, है ना, ठीक, ओके। तो इस बात का ज्यादा ख्याल रखना है, बिकॉज मैक्सिमम जो केसेस है इनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, इसका पूरा ख्याल रहना चाहिए। एज पर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स तो 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, इसका मतलब 1 मोल से आधा ही बनेगा, तो x के रिएक्ट करने पे x/2 ही रिएक्ट करेगा, बनेगा, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इन टर्म्स ऑफ अल्फा लिख दे तो x की जगह मैं a अल्फा लगा सकता हूँ, इसका मतलब ये है कि ये बन जाएगा a माइनस x की जगह, तो यहाँ a माइनस ए अल्फा, तो यहाँ लगाएंगे x की जगह a अल्फा, दैट इज a अल्फा/2 एंड हियर इट इज a अल्फा/2, है ना। तो इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ a इंटू 1 माइनस अल्फा, दिस विल बी a अल्फा/2 एंड दिस विल बी a अल्फा/2, है ना। तो केपी की और केसी की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए देखिए पहले केसी फाइंड आउट करते हैं, इवन कि वो केपी के भी बराबर ही होगा, दोनों बराबर होंगे क्योंकि उनका डेल्टा एनजी वाला फैक्टर तो है वो 0 ही हो जाएगा और वो 0 पावर लग जाएगा तो 1 बन जाएगा। केपी की और केसी की इक्वेशन दोनों साथ आएंगे, पहले हम केसी की इक्वेशन फाइंड आउट करें, दिस विल बी अल्फा/2, दिस विल बी अल्फा/2 और यहां लग जाएगा a इंटू 1 माइनस अल्फा,
इंटू 1/v पावर डेल्टा एन जी का वैल्यू 0, तो ये वाला फैक्टर बन जाएगा 1। और यहाँ पे अपने पास जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी, देखिए a और a तो कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू a, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर भी होगा ना, बिकॉज यहाँ पे HI की का जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर 2 लग जाएगा ना, इसलिए यहाँ स्क्वायर भी आ जाएगा। देखिए ये a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इट विल बी लाइक, देखिए इसमें स्टेप्स थोड़ा बढ़ाते हैं हम, थोड़ा एक स्टेप बढ़ाएंगे हम इसमें। देखिए ये बन जाएगा a इंटू 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर, बिकॉज ये क्या है, ये तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना HI का, इसलिए ये स्क्वायर लग जाएगा। दिस विल बी a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 4, दिस इज a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 4 होल डिवाइड बाई a स्क्वायर, और यहाँ लग जाएगा 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि a स्क्वायर और a स्क्वायर तो चला जाएगा, दैट विल बी x स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये वाली इक्वेशन ऐसे रुक जाएगी, केसी की इक्वेशन ये बन जाएगी। दूसरी बात, केपी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखिए केपी की इक्वेशन और केसी की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज डेल्टा एनजी वाला फैक्टर तो 0 बनेगा। इसका मतलब ये बनेगा a अल्फा बाई 2 और डिवाइड क्या हो जाएगा, होल डिवाइड बाई a इंटू 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर। ठीक है ना, और मल्टीपल लग जाएगा यहाँ p टोटल डिवाइड बाई टोटल मोल्स। देखिए टोटल मोल्स कितना हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ टोटल मोल्स अगर हम चेक करें, टोटल मोल्स विल बी, यहां हम लिखेंगे टोटल मोल्स। देखिए टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना होगा, a माइनस a अल्फा प्लस a अल्फा बाई 2 प्लस a अल्फा बाई 2, है ना ऐसा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज a माइनस a अल्फा प्लस a अल्फा बाई 2 a अल्फा बाई 2, ठीक है ना, दैट इज ट्वाइस a अल्फा बाई 2, दैट इज a अल्फा। ठीक है ना, और ये a अल्फा और a अल्फा, देखिए a अल्फा बाई 2 दैट इज a अल्फा बाई 2 दैट इज 2 a अल्फा बाई 2 दैट इज a अल्फा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो इनिशियल मोल्स a बन जाएंगे। और p टोटल डिवाइड बाय टोटल मोल्स जो भी होगा n टोटल जो होगा इस पे 0 लग जाएगा तो ये कैंसिल होगा। इसका मतलब दिस विल बी लाइक a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 4 होल डिवाइड बाय a स्क्वायर इनटू 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इनटू 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर, जो कि सेम इक्वेशन है किसके रेस्पेक्ट में, जो हमारे पास इक्वेशन आई थी केसी की इक्वेशन। इसका मतलब फॉर दोज रिएक्शंस जिन रिएक्शंस के लिए डेल्टा एनजी का वैल्यू 0 आ रहा है, उनको आप डायरेक्टली आज के बाद यूज करेंगे, दैट इज केपी और केसी की इक्वेशन सेम आएगी, है ना। केपी और केसी की इक्वेशन उन वाली रिएक्शंस के लिए सेम आएगा जिनके लिए डेल्टा एनजी 0 है। और सबसे अच्छी बात इसकी पता है क्या है, वो बात यह है कि इसमें हमें चाहे केपी हो या केसी हो, इन दोनों में से हमें किसी में भी हमें इनिशियल मोल्स की कोई जरूरत नहीं है। दोनों में देखिए अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू 1 माइनस ए, यानी कि ये इंडिपेंडेंट है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल मोल्स, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल बोथ केपी एज वेल एज केसी जिनके लिए डेल्टा एनजी 0 आएगा। इसका मतलब ये है फॉर द रिएक्शंस, यहां पे और एक पॉइंट ऐड करेंगे हम, रिएक्शंस हैविंग डेल्टा एनजी इक्वल टू 0, उनके लिए केपी और केसी सेम बन जाता है। और सबसे अच्छी बात और भी एक अच्छी बात है जो आपको दिमाग में रखनी है कि इन वाले रिएक्शंस के लिए जो एक केपी और केसी का वैल्यू है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्यों? बिकॉज आपने अभी इक्वेशन देखी, हमारे पास चाहे केसी की इक्वेशन आई या केपी की इक्वेशन आई, दैट केम आउट टू बी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस। इसमें इनिशियल मोल्स तो नहीं है, ना ही कोई वॉल्यूम टर्म है ना। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ वॉल्यूम टर्म भी नेग्लेक्ट हो रहा है, 1 by v पावर 0 दैट इज 1, तो ये वाली टर्म भी नेग्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब ये है कि केसी वाली इक्वेशन में या केपी वाली इक्वेशन में उन रिएक्शंस के लिए जिनका डेल्टा एनजी 0 है, तो उनके लिए केपी और केसी सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। क्यों डिपेंड करेगा, मैं ऐसे लिख रहा हूं पहले, केपी इक्वल टू केसी एंड केपी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर अपॉन टेम्परेचर। क्यों टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है? बिकॉज आपने देखा इस रिएक्शन में ये जो केसी, अगर मैं बात करूंगा इन दोनों में से किसी पे, मान लीजिए मैंने केसी के रेस्पेक्ट में बात की, केसी सिर्फ अल्फा पे डिपेंड कर रहा है ना, केसी सिर्फ अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, और खुद जो है देखिए इसका मतलब ये है कि केसी एंड केपी ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर फॉर दोज रिएक्शंस विच इन विच, या ऐसे लिख सकता हूं विद डेल्टा एनजी इक्वल टू 0, बिकॉज क्योंकि टेम्परेचर जो है, बिकॉज अल्फा ओनली डिपेंड्स ऑन
अल्फा सिर्फ केसी पे डिपेंड करता है और केसी खुद, एंड केसी इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन, इटसेल्फ ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इसका मतलब अगर अल्फा सिर्फ केसी पे डिपेंड कर रहा है और केसी खुद टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो आई कैन से कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा, है ना। ये इनिशियल वॉल्यूम, ये इनिशियल मोल्स या वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा फॉर दोज रिएक्शंस इन विच डेल्टा एनजी इक्वल टू 0। तो आपको फिलहाल के लिए ये बातें दिमाग में रही होंगी कि ऐसे रिएक्शंस जिनका डेल्टा एनजी 0 है उनके लिए केपी और केसी की इक्वेशन सेम आती है, और केसी जो है वो सिर्फ अल्फा पे डिपेंड करता है, और अल्फा यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा सिर्फ केसी पे डिपेंड करता है और केसी खुद टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसका मतलब इसका अल्फा जो है वो भी सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा। बट रिएक्शंस जिनमें विद डेल्टा एनजी नॉट इक्वल टू 0, इनमें जो केसी अल्फा ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है ना। या अगर केपी के इक्वेशन में लिखेंगे तो टोटल मोल्स पे भी डिपेंड करेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, PCl5 डिसोसिएट्स बाय 20% एट 10 atm, फाइंड प्रेशर एट विच इट डिसोसिएट्स 50%। देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, PCl5 कन्वर्ट हो रहा है PCl3, PCl5 की डिसोसिएशन कुछ इस तरह से होगी, ये कन्वर्ट होगा PCl3 और Cl2 में। इट डिसोसिएट्स 20%। देखिए पहले तो अल्फा दिया जा रहा है 20% का मतलब है 20/100 दैट इज 0.2, है ना। और आपको पता क्या करना है, फाइंड द प्रेशर एट विच इट डिसोसिएट्स 50%। अब आप देखिए टेम्परेचर के बारे में तो कोई आइडिया नहीं दिया है, इसका मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब यह है कि जो केपी की इक्वेशन आएगी वो भी क्या हो जाएगी, दोनों की वो सेम हो जाएगी। इसका मतलब अल्फा चाहे 20% हो या 50%, अगर टेम्परेचर सेम है तो इस रिएक्शन के लिए केपी का वैल्यू दोनों डिसोसिएशन केसेस के लिए सेम ही रहेगा। जैसे अगर मैं 20% के लिए बात करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए यहां पे मान लीजिए मैंने 1 मोल लिया था इनिशियली, 1 मोल में से 1 में से अगर x जाएगा तो यहाँ x बनेगा और यहाँ x बनेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - x की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 अल्फा, 1 - अल्फा, मैं लिख सकता हूँ 1 x की जगह a अल्फा। तो a कितना है, 1 है, यहाँ हम x की जगह लिखते हैं x इक्वल टू a अल्फा, a इज इनिशियल मोल्स दैट इज 1, तो इसका मतलब 1 - अल्फा, यहाँ बन जाएगा अल्फा, यहाँ बनेगा अल्फा और यहाँ भी बनेगा अल्फा। इसका मतलब जो अपने पास केपी की इक्वेशन आएगी दैट विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - अल्फा, ठीक है ना। और अल्फा का वैल्यू जो हमारे पास दिया हुआ है दैट इज 20%, इसका मतलब मैं ये लगा सकता हूँ 0.2 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - 0.2, है ना। ओके, एक बात हम यहाँ पी टोटल, हमारे पास पी टोटल दिया है, इसका मतलब यहाँ पी टोटल डिवाइड बाय टोटल मोल्स। देखिए टोटल मोल्स कितने हैं, इनको ऐड कर दो, टोटल मोल्स हमारे पास आ जाएंगे दैट इज 1 - अल्फा प्लस अल्फा, ये वाला 1 - अल्फा तो रिएक्टेंट का था, प्रोडक्ट का है अल्फा और अल्फा, इसका मतलब ये टोटल मोल्स आ जाएंगे 1 + अल्फा, इसका मतलब यहाँ पे लग जाएगा 1 + अल्फा, ठीक है ना। और डेल्टा एनजी का पावर यानी कि जो वैल्यू होगा दैट इज 2 - 1 दैट इज 1, इसका मतलब जो वैल्यू आया दैट विल बी अल्फा स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा इंटू पीटी, 1 - अल्फा इंटू 1 + अल्फा दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a - b, ऐसे 1 स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, है ना। तो अपने पास ये वाली इक्वेशन आ गई, केपी की इक्वेशन आ गई, और अल्फा का वैल्यू मैं 20% पुट कर दूं दैट इज 0.2, आई कैन राइट इट एज 0.2 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - 0.2 स्क्वायर इनटू पी टोटल प्रेशर दिया हुआ है 10, है ना। और ये जो हमारे पास वैल्यू आया ना यही सेम होगा, ये केपी का इक्वेशन आया इन टर्म्स ऑफ अल्फा जब अल्फा 20% था, अब यही केपी सेम होगा। सिमिलरली जो केपी होगा ना, केपी फॉर अल्फा इक्वल टू 20, यानी कि अल्फा इक्वल टू, मैं इसको 20% को ऐसे लिखूं 0.2 एंड अल्फा इक्वल टू 0.5 विल बी सेम, बिकॉज आपने देखा कि टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब अल्फा ये केपी का जो वैल्यू होगा दोनों रिएक्शंस के लिए सेम ही होगा। देयरफॉर जो हमारे पास केपी 50% डिसोसिएशन के लिए आएगा दैट विल बी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - अल्फा इनटू पी टोटल, अल्फा स्क्वायर इज 0.5 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - अल्फा, 1 - अल्फा स्क्वायर इज, ये 1 - अल्फा स्क्वायर आया था, 1 - अल्फा स्क्वायर दैट इज 1 - अल्फा स्क्वायर दैट इज 0.5 स्क्वायर इनटू पी टोटल, दिस इज पीटी,
यही पीटी का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। इसका केपी और इसका केपी तो बराबर होगा, इसका मतलब मैं इसको ऐसे इक्वेट कर सकता हूं, देयरफॉर केपी इन दोनों का सेम होगा, दैट इज 0.2 स्क्वायर। अब मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, 0.2 स्क्वायर इज 0.04 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.2 स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 0.04 into P total, that is 10, that will be equal to 0.5 square, that is 0.025 divided by 1 minus 0.25 0.5 square है वो, that is 0.25 divided by 1 minus 0.25 into P total। क्लियर? हाँ, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 25 ये बन जाएगा 0. दिस विल बी 0.75 है ना, 1 माइनस 0.25 दैट इज 0.75 दैट इज 3, यहाँ बन जाएगा 1 माइनस 0. दैट इज 0.96, यहाँ बन जाएगा 4 दैट इज 4 to 8 4 4 16 एंड दैट विल बी इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 24 इक्वल टू 1 दैट इज पीटी डिवाइड बाय 3 है ना, तो दैट इज 3 8 24, इसका मतलब पीटी का वैल्यू जो आया 10/8 आया, दैट इज 5/4 एंड दैट इज 1.25। ओके, ये वाला वैल्यू हमारे पास केपी का आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो फाइनल जो नेक्स्ट टेम्परेचर होगा ना, इस सॉरी जो टोटल प्रेशर होगा ना, टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू 1.25 एटमॉस्फेयर। इस प्रेशर पे हमारे पास जो अल्फा का वैल्यू आएगा दैट विल बी 50%, यानी कि 50% का मतलब है 0.5, यानी कि प्रेशर बढ़ाएंगे, मतलब पहले प्रेशर हमारे पास कितना था, अपने पास प्रेशर था इनिशियली, प्रेशर हमारे पास 10 atm था, उस पर 20% डिसोसिएशन हो रहा था। अब अगर आप प्रेशर को कम कर रहे हो, प्रेशर को आप कम कर रहे हो, इवन कि मतलब इस प्रेशर पे यानी कि 1.25 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा एंड दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी 50% है ना। दिस विल बी द प्रेशर, जिस प्रेशर पे हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, अल्फा विल बी 50% एट P इक्वल टू 1.25 एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, चलिए और एक क्वेश्चन है, इन अ कंटेनर में क्या है, इन अ कंटेनर एंड टू एंड H2R मिक्स्ड है ना, एट 3 atm एंड 7 atm प्रेशर रेस्पेक्टिवली, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम दिया हुआ है 6 atm, केपी करना है इस रिएक्शन के लिए है ना। तो ये रिएक्शन के लिए देखिए आपको करना क्या है, ये रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए आपको दिया क्या जा रहा है, आपको दिया जा रहा है कि इनिशियली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर दिया हुआ है, एंड टू एंड H2R मिक्स्ड एट 3 atm एंड 7 atm प्रेशर रेस्पेक्टिवली, मतलब नाइट्रोजन का प्रेशर है 3 atm, पहले चेक करना पड़ेगा बैलेंस्ड है ये है ना, और दूसरी बात हाइड्रोजन का जो प्रेशर दिया हुआ है इनिशियली दैट इज 7 atm है ना, और आपको करना क्या है, टोटल प्रेशर भी दिया हुआ है 6 atm इज द टोटल प्रेशर, दिस विल बी P total is given in the question, find Kp for the given reaction, Kp का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इक्विलिब्रियम पे आने के बाद एट इक्विलिब्रियम, जैसे ही ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगी, मान लीजिए इस 3 में से कुछ अमाउंट घटेगा, अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो कुछ प्रेशर कम होगा, दैट इज 3 में से x, और 7 के रेस्पेक्ट में 7 माइनस 3x हो जाएगा और यहां बनेगा 2x। ये मैंने समझाया हुआ कि हर एक मोल पे हर एक मोल नाइट्रोजन के रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन के 3 मोल घटेंगे, इसका मतलब नाइट्रोजन के x मोल घटने पे हाइड्रोजन के 3x घटेगा और बनेगा 2x मोल ऑफ है ना अमोनिया। तो आपको करना क्या है, करना यह है, और एक इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है दैट इज टोटल प्रेशर इज गिवन। हम पहले अगर P टोटल करें, यहाँ पे P टोटल कितना होगा, देखिए वो होगा 3 माइनस एक्स प्लस एक, इसका तो 7 माइनस 3x है और इसका 2x है ना, इसको कैलकुलेट करेंगे ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 3 प्लस 7 दैट इज 12, यहाँ 12 माइनस एक्स माइनस 4x दैट इज माइनस 4x प्लस 2x दैट इज माइनस 6x, 12 दैट इज माइनस 4x प्लस 2x दैट इज, यहाँ आ जाएगा 3 7 और 3 हो गए, ये 10 है, और यहाँ माइनस 4 दैट इज माइनस 2x, दिस विल बी P टोटल, और P टोटल तो दिया है ना, P टोटल इज गिवन एज 6, इसका मतलब ये है कि 2x दैट विल बी इक्वल टू 6 विल बी इक्वल टू 2x, इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू आ गया 3, x का वैल्यू 3 आ रहा है। अब अगर x का वैल्यू 3 आ रहा है, ठीक है ना, x का वैल्यू 3 आ रहा है, इसका मतलब इनिशियली यहाँ पे 0 होगा, फिर इक्विलिब्रियम पे फिर से और एक बार चेक करते हैं, 3 प्लस 7 दैट इज 10 माइनस 3 माइनस 4x प्लस 2x, इसका मतलब हाँ 10 है, ये हमने 12 लिख दिया,
दिस इज 10, है ना। तो 10 माइनस 6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ, दैट इज 10 माइनस 6 दैट इज 4 विल बी इक्वल टू 2x। इसका मतलब x का वैल्यू आएगा 2, है ना। तो x का वैल्यू जब 2 आया तो यहाँ पे जो रिमेनिंग प्रेशर होगा ना, इस वक्त जो हमारे पास रिमेनिंग प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, रिमेनिंग प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे जो रिमेनिंग प्रेशर होगा इसका, दैट इज 3 माइनस x का वैल्यू हमारे पास 2 आया, इसका मतलब 1 atm अभी भी प्रेशर होगा किसका, हाइड्रोजन का। यहां हम बात करें 7 माइनस 3 इंटू 2 दैट 6, तो यहां होगा 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर इसका भी बचा होगा प्रेशर, और यहां पे होगा 2 इंटू 3 दैट इज 6 atm, 2 इंटू 2 दैट इज 4 atm, 4 एटमॉस्फेयर यहां आ जाएगा। यानी कि इसका प्रेशर जो है, इस अमोनिया का जो प्रेशर होगा इक्विलिब्रियम पे जो बचा हुआ प्रेशर होगा इसका, दैट इज 4 atm, और यहाँ रिमेनिंग होगा 1 atm, ड्रॉप आया होगा 6, और यहाँ ड्रॉप आया होगा 2 atm, और बचा हुआ प्रेशर होगा 1 atm, है ना। तो करना क्या है हमारे पास, करना है फाइंड केपी फॉर द गिवन रिएक्शन। तो केपी कैसे फाइंड आउट करें? देखिए केपी को दो तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हो। या तो मैंने आपको समझाया था इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, डायरेक्टली लिख दो, मैं इसको ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2 अमोनिया का, डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, इसका पावर 1, इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, इसका पावर 3, है ना। तो आप पार्शियल प्रेशर को यहां लिख भी सकते हो, डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो, दैट इज 4 स्क्वायर डिवाइड बाय, यहां लिख सकते हो नाइट्रोजन के लिए प्रेशर दैट इज 1, इंटू हाइड्रोजन का प्रेशर दैट इज 1, और इस पे लग जाएगा Q, है ना। ओके, एंड दैट विल बी इक्वल टू 16 आ जाएगा, और यूनिट क्या आ जाएगा, देखिए यूनिट आएगा, यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ दैट विल बी 16 atm, ऐसा आंसर। लेकिन आप चाहो तो इन टर्म्स ऑफ मोल्स भी कर सकते हो। जैसे इन टर्म्स ऑफ मोल्स आपको पार्शियल प्रेशर करना आता है, मान लीजिए मैंने लिखा पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, ये दूसरा तरीका है, आप चाहो ऐसे कर दो या ऐसे कर दो। पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 बराबर होता है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 इनटू टोटल प्रेशर, है ना। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 वो कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू टोटल प्रेशर। उसके बाद सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर, बिकॉज आपके पास मोल्स भी गिवन है। अच्छा यहाँ मोल्स नहीं है, अगर यहाँ मोल्स होते 3 atm दिया हुआ और 7 atm दिया है, हाँ अगर मोल्स की इंफॉर्मेशन दी होगी तो आप यहां से मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में भी आंसर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, इन अ कंटेनर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2H2 NH3 एंड नियॉन। नियॉन तो पता ही है नोबल गैस है, बस कंफ्यूज करने के लिए रखा है ना। जैसे रिएक्शन में लिखा है N2 + 3 टाइम्स H2 gives twice NH3। मैंने यहाँ नियॉन रिएक्शन में नहीं लिखा, रीजन ये है कि नियॉन नोबल गैस है, तो रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हाँ एक इंपॉर्टेंट बात है नियॉन के रेस्पेक्ट में, अगर मैं बताऊं, नियॉन के मोल्स भी बीकर के अंदर प्रेजेंट होंगे, वो रिएक्ट नहीं करेंगे, नियॉन का कोई भी मोल रिएक्ट नहीं करेगा बीइंग नोबल, बट नियॉन के टोटल मोल जब हम सम करेंगे, बिकॉज अपने पास नाइट्रोजन का कुछ अमाउंट दिया हुआ है, तीनों का, नाइट्रोजन का यहाँ 1 मोल दिया हुआ है, हाइड्रोजन के 2 मोल दिए हैं, नाइट्रोजन वाज फाउंड आउट टू बी 1, 2, 3 एंड 4। देखिए नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में 1, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 2 मोल दिया है, अमोनिया के रेस्पेक्ट में 3 मोल दिया है, और साथ ही साथ में नियॉन का मोल भी अमाउंट भी दिया है दैट इज 4 मोल। बट नियॉन के 4 मोल के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो नियॉन वोंट रिएक्ट इन द इक्वेशन, इस रिएक्शन के बीकर के अंदर नियॉन बस प्रेजेंट रहेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए रखा गया। इसका टोटल मोल्स में तो इंटरफेयर होगा बट रिएक्शन में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, है ना। इसका मतलब यह है कि अपने पास जो इंफॉर्मेशन दी हुई है इसमें आपको पहले चेक करना है कि नोबल गैसेस जब भी आएंगे आपके क्वेश्चन में, नोबल गैस का जब भी, चाहे हीलियम हो, नियॉन हो, एर्गॉन हो, क्रिप्टॉन हो, जीनॉन हो, तो ये रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इनके मोल्स बस बीकर में पड़े रहेंगे जो कि ओवरऑल मोल्स में काउंट होंगे, बट इट वोंट इफेक्ट द रिएक्शन, है ना। रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम एंड टोटल प्रेशर वाज फाउंड आउट टू बी, टोटल प्रेशर दिया हुआ है 50 atm। फाइंड केपी फॉर द गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए आपको केपी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि टोटल प्रेशर दिया हुआ है, पी टोटल इज 50 atm, ठीक है ना। तो फिर से हमारे पास 2 तरीके आएंगे, बिकॉज अपने पास अभी मोल्स भी है। आप चाहो एक काम कर सकते हो, अगर मैं यहां लिख दूं 1 के रेस्पेक्ट में अगर x मोल ड्रॉप हो रहा है तो 2 के रेस्पेक्ट में तो 3x मोल ड्रॉप होगा ना, बिकॉज नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन के 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब नाइट्रोजन जब x मोल रिएक्ट करेगा
तो उसके रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन के 3x मोल ड्रॉप होंगे और सिमिलरली जो अमोनिया का बनेगा 2x मोल अमोनिया का बन जाएगा, है ना। तो अब टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है, देखिए टोटल प्रेशर दिया हुआ है, मैं इसको प्रेशर के टर्म्स या इन टर्म्स ऑफ मोल्स भी लिख सकता हूं, जैसे दोनों तरीके अपने पास। पहले मैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ही लिख सकता हूं। देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ, मुझे अमोनिया का भी पार्शियल प्रेशर चाहिए, नाइट्रोजन का भी पार्शियल प्रेशर चाहिए और हाइड्रोजन का भी पार्शियल प्रेशर चाहिए। मैं चाहूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 लिख दूं, दैट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 इनटू टोटल प्रेशर। जो मैंने इससे पहले भी पढ़ाया हुआ है, ये मैंने बोला कि सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं, 12th के केमिस्ट्री में जो पार्ट है, सॉल्यूशन वाले पार्ट में डाल्टन्स ये ना लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हम बात करते हैं, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट वेरी कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। पार्शियल, ये जो मोल फ्रैक्शन है ना बच्चे, मोल फ्रैक्शन को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल फ्रैक्शन का मतलब है मोल्स किसका, कंपोनेंट का। अभी कंपोनेंट NH3 है तो मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स इनटू P टोटल। अब अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं, डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितने हैं, देखिए टोटल मोल्स है, एक तो इसका 1 है और यहाँ 2 है, हो गए 3 और 3 हो गए 6, और हीलियम के भी यहाँ जो नियॉन दिया है ना, नियॉन के भी बिल्कुल 4 मोल प्रेजेंट है जो कि बीकर में होंगे। टोटल मोल्स तो हमारे पास 10 होंगे, इसका मतलब 3 डिवाइड बाय 10 मल्टीपल बाय टोटल प्रेशर कितना दिया है बच्चे, दैट इज 50, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो 10 1 10 5 3 5 दैट इज 15 एटमॉस्फेयर अपने पास जो पार्शियल प्रेशर होगा किसका होगा। ये एक तरीका है सॉल्व करने का। दूसरा भी तरीका है मोल से कर लो, यहाँ पे अपने पास 50 या डायरेक्टली प्रेशर से कर दो, वो भी हम तरीका पढ़ सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी करेंगे, पहले मैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स कर रहा हूँ, आपको दोनों पे ये ग्रिप होना चाहिए, दोनों मेथड से आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जब एग्जामिनर क्वेश्चन देगा तो कहीं से भी दे सकता है, इधर इन टर्म्स ऑफ मोल्स और इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, है ना। तो अपने अकॉर्डिंग फिर आप चेक कर लेंगे। तो मुझे बताइए पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना है, दैट इज 15 atm। दूसरी बात, अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कर दूं, दैट इज एक्चुअली मोल्स ऑफ N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू P टोटल। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 किसके बराबर आएगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज 1 डिवाइड बाय 10 इनटू 50, दैट इज 5 atm। अपने पास पार्शियल प्रेशर आ गया किसका, नाइट्रोजन का भी। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड एज मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन H2 इनटू P टोटल। हाइड्रोजन का मोल कितना आया, 2 डिवाइड बाय 10 इनटू 50, है ना। 5 to 10 दैट्स 10 atm, 10 atm। अब आपको तीनों के वैल्यूज पता है, तो आप यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की जगह यहाँ पे आप देयरफॉर आप Kp को फाइंड आउट ऐसे कर सकते हैं, Kp विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ, देखिए अब आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, यहां से ना प्रोडक्ट इस पे लग जाएगा स्क्वायर, डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पावर लग जाएगा 1 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पावर लग जाएगा 3, ठीक है ना। एंड PNH3 कितना आया, आप अपने पास आंसर आया 15 स्क्वायर, डिवाइड बाई नाइट्रोजन जो आया, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर दैट इज 5 इनटू हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर दैट इज 10, इसका क्यूब आ जाएगा। ऐसे करके आपका हमारे पास आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मोल। लेकिन इससे भी सिंपल मेथड जो है ना, इससे भी सिंपल मेथड है, या एक काम कर लो, 3 मेथड्स है अपने पास। तो ये एक तरीका है, दूसरा तरीका इससे थोड़ा सा शॉर्ट होगा, वो मैं कैसे करूंगा, ध्यान से सुनिए आप। ये मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं इसको, ओके ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं आप, इस कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए काम करो। अपने पास Kp का वैल्यू जो होता है ना, वो होता है असल में मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड टू पावर इक्वल टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, अमोनिया के मोल्स कितने हैं, दैट इज 3। देखिए बच्चे 3 स्क्वायर, ये एक मेथड तो ऐसा हुआ जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं, 3 स्क्वायर डिवाइड बाय, इससे छोटा मेथड डिवाइड बाय यहां से इसका मोल्स दैट इज 1, इसके मोल्स पावर क्या है इसका 1, मल्टीपल बाय यहां हाइड्रोजन के मोल्स दैट्स 2 पावर 3, मल्टीपल बाय P टोटल दिया हुआ है अपने पास 50, डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितने हैं, टोटल मोल्स है 10, पावर क्या लग जाएगा, देखिए पावर डेल्टा Ng। इस इक्वेशन के लिए डेल्टा Ng का वैल्यू क्या आएगा, इस इक्वेशन के लिए डेल्टा Ng का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज 2 - 4 दैट इज -2, इसके 2 मोल्स और इसका 3 + 1 दैट इज 4, तो 2 - 4 दैट इज -2, this will be like -2, 10 1 10 5 that's 5 power -2, ये डिवाइड में हो जाएगा 5 स्क्वायर, तो this will be 3 स्क्वायर इज 9 डिवाइड बाय 8 इनटू 5 स्क्वायर, लेकिन ये 5 पावर -2 है, इसका मतलब है 1 डिवाइड बाय 5 स्क्वायर, है ना, 1 डिवाइड बाय 5 स्क्वायर दैट इज 25, एक्चुअली दैट इज 9 डिवाइड बाय 8 इनटू 25,
है ना। तो बिल्कुल शॉर्टकट आंसर दैट इज 9 डिवाइड बाई 25 इंटू 8 दैट इज 200, है ना। 200 अपने पास आंसर आ रहा है। ये होगा इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर। तीसरा मेथड ये है, पहला मेथड तो ये था कि आप पूरा का पूरा, ये तब यूज करते हैं हम जब छोटे बच्चे आप बोर्ड्स में अपियर होते हैं, लेकिन हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें तो ये मेथड बढ़िया है, इससे आप अपना टाइम बचा सकते हैं। या तीसरा मेथड ऐसा हो सकता है, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बात करूं, अपने पास इक्वेशन आ गई PCl5 कन्वर्ट्स टू PCl3 ओके प्लस Cl2, है ना। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिख दो डायरेक्टली। अगर इसका प्रेशर मान लीजिए, सॉरी, अगर इसका प्रेशर मान लीजिए P है, इसका भी प्रेशर P है, टोटल प्रेशर 2P आएगा, और वो 2P टोटल प्रेशर दिस विल बी 2P, है ना, और वो बराबर है किसका, 50 का। तो उसके बाद हम प्रेशर, टोटल प्रेशर यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इंडिविजुअल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास 2 मेथड्स है, ये बहुत काफी है जिनसे आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना। दिस विल बी द सिंपलेस्ट वन। ओके ओके, और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझते हैं। NH2COONH4 decomposed into ammonia and carbon dioxide. Total pressure at equilibrium was found to be 12 atm. Find Kp. Kp का वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन इस पे ध्यान देना चाहिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। NH2COONH2 NH4 है ये, लेकिन ये सॉलिड लिखा है, ये डिकम्पोज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहला स्टेप जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो है बैलेंसिंग। दिस रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड फर्स्ट, पहले ये रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए। तो नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन है तो 2 लगा दूंगा, हाइड्रोजन बनेगा 3 to 6, 4 और 2 6 बनेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड भी। बिल्कुल सा सिंपल बैलेंसिंग था। अब बैलेंस हो गया ये रिएक्शन, अब हम इस रिएक्शन के अंदर क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वाज फाउंड टू बी 12 atm। टोटल प्रेशर तो 12 atm दिया है, फाइंड Kp का वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहली बात आपको इस पे ध्यान देना है कि ये सॉलिड है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्वेश्चन का। दिस इज सॉलिड, और सॉलिड्स का वेपर प्रेशर नॉर्मली हम कांस्टेंट ले लेते हैं। इसका मतलब मैं कांस्टेंट ले रहा हूं 1, जो कि चेंज नहीं होगा। सॉलिड्स आल्सो डू हैव अ वेपर प्रेशर, इनका भी अपना वेपर प्रेशर होता है, बहुत कम होगा बट होता है, तो लेकिन वो कांस्टेंट होगा, दैट इज 1। यानी कि जब जब रिएक्शन आगे जाएगी, जितना ये वाला रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड देगा, साथ ही साथ में नाइट्रोजन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का वेपर प्रेशर तो विद टाइम चेंज होगा, बट उस टाइम के चेंज होते होते इस रिएक्टेंट, ये जो कि सॉलिड है, ये सॉलिड फॉर्म है, इसके वेपर प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं होगा, जो कि कांस्टेंट रहेगा, जो हमने एक्टिव मास में ब्रीफली डिस्कस किया है। सॉलिड्स के लिए ये कांस्टेंट लिया जाता है। तो इसका अगर मैं वेपर प्रेशर चेक करूं, दैट विल बी 2P, और इसका वेपर प्रेशर चेक करूं P। शॉर्टकट में अगर सोचे तो टोटल प्रेशर आपको दिया जा रहा है, एट इक्विलिब्रियम वाज फाउंड टू बी 12, तो टोटल प्रेशर कितना होगा आप सोचिए, P टोटल जो कि 12 है। इस रिएक्शन के अंदर ये हम बात कर रहे हैं एट इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना होगा बच्चे, दैट विल बी 2P प्लस P, दैट इज 3P। 3P का वैल्यू 12 के बराबर, जो कि एक्सटर्नल टोटल प्रेशर दिया हुआ है, दैट इज 3134। इसका मतलब ये है कि प्रेशर बराबर 4 atm, क्योंकि ये मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन जो मैंने समझाया कि प्रेशर से हमारे पास, प्रेशर के टर्म्स में आप क्वेश्चन करो, मोल्स के रेस्पेक्ट में तो बड़ा आसान ही होता है, वन टाइप सोल्यूशन है ये, इसलिए वन लाइन सोल्यूशन है ये, इसीलिए यहाँ पे टोटल प्रेशर आपके पास P कितना आया, दैट इज 4 atm। तो आप सोचो इसका प्रेशर कितना होगा फिर इक्विलिब्रियम पे, जो कि इक्विलिब्रियम पे जब रिएक्शन आगे चली होगी, इक्विलिब्रियम पे जब रिएक्शन आ गया तो अमोनिया जो बना उसका प्रेशर होगा 2 into P, P का वैल्यू दैट इज 4, दैट इज 8 atm, 8 एटमॉस्फेयर होगा, और यहां होगा 4 atm। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इक्विलिब्रियम पे 4 atm होगा, है ना। तो अब करना क्या है, बस हो गया हमारा क्वेश्चन, हमको Kp का वैल्यू फाइंड आउट करना है। Kp का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 8। मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, P, एक बार मैं ऐसे फॉर्मूला में लिखूं, P(NH3)², और यहां कार्बन डाइऑक्साइड, और डिवाइड पे क्या करूंगा, 1 करूंगा, है ना। ये 1 में इसलिए कर रहा हूं ताकि आप समझे कि इसका भी प्रेशर होता है और वो कांस्टेंट होता है। P(NH3), अमोनिया का प्रेशर कितना है, अमोनिया का प्रेशर दैट इज 8 मल्टीपल बाय इसका प्रेशर दैट इज 4, दैट इज 8 दैट इज 64, 8 मल्टीपल बाय 4 दैट इज 4 16 256। इसका आंसर आएगा 2536 एटमॉस्फेयर क्यूब, है ना। ऐसा अब आप चाहो इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो करने की फिलहाल, बिकॉज बड़ा आसान सा मेथड है, थोड़ा लेंथी है, वो आसान ही है, वहां से भी आपका आंसर जो आएगा 256 ही आएगा। ठीक,
अब दूसरी बात यह है, क्योंकि आपको यहाँ पे पार्शियल प्रेशर पता चला, क्योंकि यहाँ पे आपको पार्शियल प्रेशर पता चला 8 atm, आप इस पार्शियल प्रेशर को यूज करके मोल फ्रैक्शन पता कर सकते हैं या मोल्स पता कर सकते हैं, वो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाले टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ली चैटरलियर प्रिंसिपल। देखिए ली चैटरलियर प्रिंसिपल जो है ना, इक्विलिब्रियम की, आई कैन से कि इक्विलिब्रियम की जान होती है ये ली चैटरलियर प्रिंसिपल, बिकॉज इसके बाद जो हमारे पास जितना भी हमारे पास चैप्टर में डिस्कशन होगा दैट विल बी एंटायरली बेस्ड ऑन दिस ली चैटरलियर प्रिंसिपल। है क्या ये ली चैटरलियर प्रिंसिपल? सिंपल सा फंडा है ये कि अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है और आपने उस इक्विलिब्रियम को छेड़ा, डिस्टर्ब कर दिया, तो ये सिस्टम अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि ये इस इक्विलिब्रियम को वापस से अचीव करने की कोशिश करेगा। हाँ, कोशिश करेगा, इट विल ट्राई टू मिनिमम द चेंज, मिनिमाइज द चेंज। जो आपने ये चेंज कर दी, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, ये इस इक्विलिब्रियम को वापस अटेन करने की कोशिश करेगा, करता नहीं है, जो कि इंपॉर्टेंट भी होता है। बिकॉज अगर रिएक्शन के अंदर एक सिस्टम को हमने, जो कि पहले से इक्विलिब्रियम पे था, हमने उस इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, ये सिस्टम वापस से इक्विलिब्रियम पे अगर वापस एग्जैक्टली 100% आ गया, तो वो भी हमारे लिए काफी प्रॉब्लम बन सकती है। क्यों बन सकती है, चलिए डिस्कस करते हैं। पहली बात, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन एनी वन ऑफ द पैरामीटर्स, अगर आपने सिस्टम जो कि पहले से इक्विलिब्रियम पे था और आपने उसमें से थोड़ा सा कुछ चेंज कर दिया, इन एनी ऑफ द पैरामीटर्स, उनमें से किसी भी पैरामीटर में आपने चेंज करके इस इक्विलिब्रियम को चेंज कर दिया, जैसे आपने मोल्स चेंज कर दिए, आपने वॉल्यूम चेंज कर दिया, आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, द सिस्टम एडजस्ट्स इन सच अ वे, सिस्टम अपने आप को एडजस्ट इस तरह से करता है टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ दैट चेंज एज फार एज पॉसिबल, मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंसिल करना चाहिए, इफेक्ट को नलिफाई करने की कोशिश करेगा, बट कर पाएगा नहीं। 100% कंपनसेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, इन बातों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहले एक सिंपल सी एग्जांपल बताते हैं। जैसे हमारे पास ली चैटरलियर प्रिंसिपल की जो सबसे अच्छी एग्जांपल है ना, जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, मुर्गियों की एग्जांपल। मुर्गियों में ये प्रोसेस होती है, ली चैटरलियर प्रिंसिपल। जैसे मुर्गियां जब अंडे देते हैं तो एगशेल जो बनी होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, और कैल्शियम कार्बोनेट असल में इक्विलिब्रियम पे होता है, किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। हाई टेम्परेचर पे कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होता है, डिसोसिएट होता है टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब मुर्गी को, मान लीजिए आज सर्दियां है, सर्दियों में मुर्गियों को ठंडी लगती है, गर्मियों में जब मुर्गियों को गर्मी लगती है तो वो ऐसे मूवमेंट करता है, ऐसा ना करती है, ऐसे पंखों को। उसकी वजह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो बॉडी से बाहर निकलता है। मतलब अब तक ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, जैसे ही मुर्गी को गर्मी लगी, मुर्गी ने अपनी पंखे ऐसे मूवमेंट कर दिया पंखों को, तो हुआ क्या, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट प्रोडक्ट साइड में कम हो रहा है, इस साइड में कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अब ये सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम विल ट्राई टू अटेन द इक्विलिब्रियम बैक। सिस्टम वापस से इस इक्विलिब्रियम को अचीव करने की कोशिश करेगा, है ना, टू नलिफाई द इफेक्ट चेंज। जो आपने चेंज कर दी, जो इसने चेंज कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के बॉडी से बाहर फेंक के जो इसने चेंज कर दी, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, इस इक्विलिब्रियम को वापस से अचीव करने के लिए ये मुर्गी क्या करेगी, ये कैल्शियम कार्बोनेट फिर से आगे डिकम्पोज होना स्टार्ट करेगा। बिकॉज ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, एगशेल्स तो इसी की बनी होती है, एगशेल्स कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अब जैसे मुर्गी को गर्मी लगी, मुर्गी ने पंखों को ऐसे मूवमेंट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिलीज हुआ, इस साइड में प्रोडक्ट का ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो कम हुआ, तो अब सिस्टम वापस से इस इक्विलिब्रियम को अचीव करने की कोशिश करेगा, ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट होने लगेगा टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे ही ये सिस्टम, ये इक्विलिब्रियम वापस से अचीव करने लग गया, तो मुर्गी को फिर से गर्मी लग रही है, क्योंकि गर्मियों में कंटिन्यूअसली वो मूवमेंट करते रहते हैं। जैसे उसने मूवमेंट कर दी, फिर से कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट कम हुआ, फिर से ये सिस्टम आगे चलने की कोशिश करेगा, फिर से कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके वापस से कार्बन डाइऑक्साइड बनना को कोशिश करेगा, फिर से सिस्टम थोड़ा सा टाइम लेगा, इक्विलिब्रियम के नजदीक आएगा, फिर से इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करेगा, फिर से यही प्रोसेस। तो कंटिन्यूअसली जब मुर्गी को गर्मी लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो बॉडी से निकल के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट को टाइम नहीं मिलता सेट होने के लिए, और ये कंटिन्यूअसली ब्रेक होता रहता है विद टाइम 5-5, 10-10 मिनट बाद कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता रहता है। इसीलिए जब हम गर्मियों में देखते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसकी ये जो अंडे की जो बाहर की शेल होती है, एगशेल जो होती है, वो बड़ी कमजोर होती है। रीजन यही है कि टाइम नहीं मिलता है असल में इस मुर्गी को, इस कैल्शियम का बॉडी को, कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन करने के लिए। सिमिलरली अगर देखा जाए विंटर्स में एगशेल्स बड़ी स्ट्रांग होती है। रीजन क्या है, एगशेल्स में मुर्गी जो है ना ऐसे सुकड़ के रहती है ना, टाइट फॉर्म, ऐसे ना बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करती बॉडी,
बॉडी में। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बिल्कुल रुका हुआ है, एक इक्विलिब्रियम अचीव किया हुआ है इस रिएक्शन ने। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट मेंटेन है, उसकी वजह से ज्यादा टाइम मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट को सेट होने में। इसीलिए जो एगशेल्स जो सर्दियों में होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। रीजन यही है कि ली-चाटरलेयर प्रिंसिपल के, लेकिन मुर्गी को नहीं पता कि ली-चाटरलेयर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अगर पता होता तो ये प्रोसेस बिल्कुल नहीं करती, वो बर्दाश्त कर लेती है ना। अब इक्विलिब्रियम में आप किसी भी चेंज को, किसी भी फैक्टर को चेंज कर दो, जैसे इन फैक्टर्स में मैंने लिखा है मोल्स, वॉल्यूम लिखा है, टेम्परेचर लिखा है, इनमें से किसी भी पैरामीटर को आप चेंज कर दो तो सिस्टम इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और इस इक्विलिब्रियम को वापस से अचीव करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। चलिए इस वाले एप्लीकेशन को हम बाकी कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। मतलब अगर आप मोल्स चेंज कर रहे हो, जैसे मान लीजिए अपने पास एक रिएक्शन है, ए मोल्स कन्वर्ट हो रहा है B+C में, है ना, और सपोज करते हैं, एक थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं, इसके ए मोल्स आपने रख दिए, इसके बी मोल्स और इसके सी मोल्स, और इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। इसका मतलब जो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू आएगा, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू आएगा बी मोल्स ऑफ बी इंटू मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ए। ये सिस्टम, ये के इक्विलिब्रियम का रेशियो तब है, कंसंट्रेशन का रेशियो तब है, यानी कि के इक्विलिब्रियम का वैल्यू तब है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। अब आपने चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कर दिया, मोल्स बदल दिए। मान लीजिए आपने मोल्स कैसे बदले, मान लीजिए आपने कुछ मोल्स, एक्स मोल्स ऑफ ए बी और सी के ऐड कर दिए। मान लीजिए इफ एक्स मोल्स ऑफ, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है और आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि आप इफ एक्स मोल्स ऑफ सी आर एडेड एक्सटर्नली, अगर आपने बाहर से सी के कुछ मोल्स, एक्स मोल्स क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अब जैसे आपने ऐड कर दिया, सिस्टम तो हो जाएगा डिस्टर्ब, सिस्टम का इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब ये जो रिएक्शन है ना, ए गिव्स B+C, ए गिव्स B+C, इसकी जो आपने ए मोल रखे थे, इसका बी मोल, इसका सी मोल रखा था, आपने इस सी में से कुछ ऐड कर दिया, एक्स मोल कर दिया। अब ये सिस्टम क्या करेगा, आपने सी मोल बढ़ा, सी के एक्स मोल बढ़ा दिए, ये सिस्टम इस एक्स मोल को कम करने की कोशिश करेगा अपने नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए। मतलब ये है कि जब आप Kc का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, देखिए अब सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम विल ट्राई टू डिक्रीज दिस एक्स, ये इस एक्स को कम करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये है जो आपके पास के इक्विलिब्रियम का वैल्यू था वो पहले था B इंटू सी डिवाइड बाई ए, जो कि यहां से मैंने बताया, और ये वैल्यू अब कभी भी कंसंट्रेशन ऑफ B, जो नई कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करके, कंसंट्रेशन ऑफ C, मैं इसको C+X नहीं लिख रहा हूं, मैं इसको C लिखूंगा, जो कि पता है आपको कि ये C+X होगा, डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये कंसंट्रेशन इस कंसंट्रेशन के बराबर नहीं होगी, बिकॉज दिस वाज द कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। अब आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हो, सी का अमाउंट बढ़ा के, सी के मोल्स बढ़ा के, अब ये सिस्टम क्या करेगा, ये सिस्टम इस एक्स के, सी के जो आपने एक्स्ट्रा मोल्स ऐड कर दिए, ये इसके एक्स मोल्स को कम करने की कोशिश करेगा। अब सोचो कि ये कम करने की कोशिश करेगा, इसका मतलब इस एक्स को ड्रॉप होना है। अब जब इस एक्स को ड्रॉप होना है, ये कैसे ड्रॉप होगा, डिक्रीज करके, इसका मतलब रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब कंक्लूजन ये होगा कि जब आप प्रोडक्ट के मोल्स कुछ ऐड कर रहे हो तो रिएक्शन विल प्रेफर टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो इसके बारे में जो हम ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं, ये ब्रीफली ये थोड़ा सा मैंने बता दिया है ताकि आपके दिमाग में कल तक के लिए ये आइडिया बना रहे कि असल में हमें आज नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस क्या करना है। तो मिलते हैं कल वाले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।